बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा थिंग्स फार अपार्ट, जो कि एक नावल है। चिन्वा एचबे ने इसको लिखा है। चलते हैं हमारे थोड़ा राइटर के इंट्रोडक्शन की तरफ। 16 नवंबर 1930 से लेकर 21 मार्च 2013 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 1930 में पैदा होते हैं और 2013 में इस दुनिया से चले जाते हैं। नाइजेरियन नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, प्रोफेसर हैं और क्रिटिक हैं। 1958 के अंदर इन्होंने अपना थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा था, जो कि इनका एक मास्टरपीस माना जाता है। ये पब्लिश भी हो गया और इसको अफ्रीकन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। देखते हैं स्टोरी हमारी क्या है। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी। हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है स्टोरी का, वो है ओकोंकोवो। ओकोंकोवो एक रेसलर है, अभी अभी उसने रेसलिंग जीती है। और जो यूनोका है ये उसका फादर है। यूनोका जो है ये बहुत ही गरीब इंसान था और सारी ज़िंदगी इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। इसने अपनी फैमिली के ऊपर कर्जे चढ़ा दिए। एक निकम्मा इंसान था, जिसने एक कमज़ोर भी कह सकते हैं कि वो बहुत कमज़ोर और डरपोक इंसान था। जबकि उसका बेटा जो ओकोंकोवो है वो उसके टोटली ऑपोजिट है। बहुत बहादुर इंसान है, हार्ड वर्किंग है और इसने अभी रेसलिंग जीती है, जिसका ये चैम्पियन बन चुका है। और इस रेसलिंग जीतने की वजह से इसके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, दौलत आ चुकी है और ये शादियां कर लेता है। 3 शादियां करता है, जिसमें से इसके 8 बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि तीनों बीवी में से मिला के टोटल इसके 8 बच्चे पैदा होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है नवोए का। नवोए इसका बेटा है और इसको अपने इस बेटे के अंदर अपने फादर्स की क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, यूनोका जैसी। यानी कि कहता है कि जैसे मेरा फादर एक म्यूज़िशियन था, एक हारा हुआ म्यूज़िशियन जिसने ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, तो नवोए भी उसी की तरह ही नज़र आता है। उसको भी म्यूज़िशियन बनने का शौक़ है, वो भी उसकी तरह कमज़ोर है, मेरे बाप की तरह। तो इसका डर था कि कहीं मेरा बेटा भी मेरे बाप की तरह ना बन जाए और सारी ज़िंदगी इसकी भी रोल ही ना जा सके जैसे कि मेरे फादर ने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद की है। ये अपने बेटे को बहुत समझाता था, लेकिन इसके बेटे के शायद पल्ले कोई बात पड़ती नहीं थी। उसके बाद इसका जो गांव था, ओकोंकोवो का जो गांव था, उसकी लड़ाई हो गई दूसरे गांव से, यानी कि अपने हमसाया गांव से लड़ाई हो जाती है। और तब एक 15 साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है इकेमेफुना। इकेमेफुना नाम का 15 साल का लड़का जो होता है वो ओकोंकोवो के पास आता है। ओकोंकोवो उसको पाल लेता है। उसको 3 साल तक ये पालता है और बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार देता है। तो जो इकेमेफुना है वो नवोए का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। मतलब उठना बैठना उसके साथ है, खाना पीना उसके साथ है। तो ये अगले 3 साल में ये नवोए का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और नवोए भी इसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझने लग जाता है। उसके साथ साथ इकेमेफुना कहीं ना कहीं ओकोंकोवो को अपना बाप भी समझने लग जाता है। कुछ ऐसा गुजरता है, जब 3 साल गुजर जाते हैं और ये 18 साल का हो जाता है। इकेमेफुना जब 18 साल का हो जाता है तो जो इनके गांव का एक बड़ा बुज़ुर्ग होता है, जो बड़ी मजहबी बातें करता है। हर गांव का, हर इलाके का एक होता है नामवर आदमी। तो इस गांव का जो नामवर आदमी था उसका नाम था एजीड्यू। एजीड्यू जो होता है वो ओकोंकोवो से कहता है, इससे कहता है कि जो इकेमेफुना है ये एक दूसरे गैर इलाके का बच्चा है। यानी जिस इलाके से इसकी लड़ाई हुई थी उस इलाके के गांव का ये लड़का है। तो हमारे गांव का तो ये रिवाज नहीं है कि किसी दूसरे गांव के बच्चे को पाला जाए। तो कहता है अगर कोई ऐसा कोई करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो तुमने चलो ओकोंकोवो तुमने इकेमेफुना को पाला है, तो चलो हम तुम्हारी आसानी के लिए काम करते हैं कि हम इकेमेफुना को हम मार देते हैं, तुम मत मारना, क्योंकि तुमने उसे पाला है, बेटों की तरह पाला है, तो तुम्हारे हाथ कांप जाएंगे उसको जान से मारते वक्त। उस वक़्त ओकोंकोवो एजीडू से कहता है कि क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो कि मैं उसको नहीं मार सकता। कहता है मैं, ये अपने आप को बहुत बहादुर शो करवाता है और कहता है कि नहीं, तुम उसको नहीं मारोगे, मैं खुद ही उसको मार दूँगा। और कुछ दिनों बाद ये इकेमेफुना को बहाना करके बाहर ले जाता है घुमाने फिराने के लिए कि चलो आओ ठंडी हवा खाने चलते हैं। उसको किसी बहाने से बाहर ले जाता है और उस वक़्त ये इकेमेफुना को वहाँ पे जाके मार देते हैं। कौन को? वो इकेमेफुना को मार देता है। जब वापस घर आता है तो इसका जो बेटा है नवोए,
नवोए वो इसको आंखें निकाल के देखता है, उसको शक हो जाता है अपने बाप पे। वो जान जाता है कि वो कौन को यानी कि मेरे बाप ने मेरे भाई दोस्त जैसे भाई को या भाई जैसे दोस्त एक एम फना को मार दिया है। ये उसको बड़ी तशवीशनाक नज़रों से देखता है, लेकिन वो कौन को चुप करके चला जाता है। उसके कुछ अर्सा बाद ही जो ये इनके गांव का बड़ा बुज़ुर्ग है एजीड्यू, ये मर जाता है। और जब ये मरता है तो इसके फ्यूनरल के अंदर यानी कि इसके कफन दफन के अंदर और इसकी कब्र वगैरह पर ओकोंको वो भी आता है। और तब ओकोंको की गलती से बंदूक चल जाती है और एजिडू का एक बेटा होता है 16 साल का जो मर जाता है, यानी कि गलती से ओकोंको के हाथों एजिडू का बेटा मर जाता है। फिर ओकोंको क्या करता है, ओकोंको को वहाँ के लोग सज़ा देते हैं, कहते हैं तुमने एक इंसान की जान ली, चाहे गलती से लिए, लेकिन तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। वहाँ जो गांव के लोग हैं वो इसको सज़ा देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि तुमसे तो गलती से मर गया, तो चलो हम तुम्हें ये सज़ा नहीं देते कि तुम्हें फांसी लटका दें या ये, तो कहते हैं तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम 7 साल के लिए हमारा इलाका हमारा गांव छोड़कर चले जाओ। कौनकुआ के लिए ये सज़ा भी बहुत बड़ी होती है। ये अपने लोगों को छोड़कर अपने बेटे नवोए को साथ लेके अपनी बीवी बच्चों समेत चला जाता है। जब ये नाइजीरिया जाता है, नाइजीरिया के इलाके में, तो वहाँ पर दौर चल रहा है गोरे लोगों का, और ये लोग ठहरे काले लोग, ये सारे काले लोग हैं, ठीक है। ये सारे काले लोग हैं, गांव के जितने भी लोग हैं। तो नाइजीरिया में किसका दौर चल रहा है, उसका चल रहा है गोरे लोगों का दौर चल रहा है। तो इनको कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तब जो किंग्स मैन होता है, किंग्स मैन ये इसकी माँ का दोस्त होता है, किसका कॉन्क्वो की माँ का दोस्त होता है, जानने वाला होता है। तो ये इसकी बहुत खातिर तवाज़ा करता है कॉन्क्वो की, और इसका बहुत ख्याल रखता है इसके बच्चों का भी। और कुछ साल बाद कॉन्क्वो को बस इसी लम्हे का इंतज़ार रहता है कि कब वो अपने गांव वापस जाए और अपने लोगों से मिले। 7 साल तब जो गोरे होते हैं वो क्योंकि क्रिश्चियन है, और नवोए अपने बाप के वैसे ही ख़िलाफ़ हो चुके हैं क्योंकि उसने उसके भाई जैसे दोस्त को मार दिया दोस्त जैसे भाई को मार दिया है। तो नवोए जो होता है वो गोरों की बात मान लेता है और वो भी क्रिश्चियन हो जाता है। उनको कॉन्क्वो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और जब 7 साल बाद ये अपने गांव वापस जाता है तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का माहौल भी टोटली चेंज हो चुका है। तो इस वक्त तो ये महसूस करता है कि वहाँ पे मिस्टर ब्राउन नाम का एक शख्स था जिसने इसके गांव के अंदर कुछ अर्सा पहले स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनाए हैं, और इसके गांव के सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं, तालीम हासिल करवाते हैं ताकि वो पढ़ लिख के समझदार हो सकें। लेकिन जब ये 7 साल बाद पहुंचता है तो मिस्टर ब्राउन वहाँ से जा चुके हैं, और उसकी जगह पे एक न्यू बंदा आया है जिसका नाम है रेवरेंड जेम्स स्मिथ। और ये काफ़ी सड़ियल टाइप बंदा है, हर बंदे से लड़ता रहता है। लिखा है ये भी है तो गोरा आदमी, लेकिन ये भी मिस्टर ब्राउन की तरह ही अमीर है, लेकिन इसकी हर किसी के साथ झगड़ा रहता है। गांव में इसके झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसका इतना ज़्यादा झगड़ा होता है कि गांव के लोग गुस्से में आके वहाँ की चर्च को जला देते हैं। और जब वहाँ की चर्च को जलाया जाता है तो जो रेवरेंड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को रिपोर्ट कर देता है गाँव की। जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को गांव की रिपोर्ट जाती है तो वो इन सब लोगों को बुलाता है, जिसमें ओकोंको वो भी शामिल है। गांव के सभी लोगों को बुलाता है और इन सब की खूब अच्छे से पिटाई होती है। अच्छे से धुलाई करने के बाद वो इनको वहाँ से निकाल देता है। उसके अलावा कहते हैं कि इनको मज़ीद सज़ा दी जाएगी, लेकिन अगले दिन जो गांव के लोग होते हैं वो काफ़ी तप जाते हैं, कहते हैं हमारी इज़्ज़त थी, हम लोग बड़े इज़्ज़तदार लोग थे, और हमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है में बुला के अपने पास बुला के हमारी चित्रोल कर दी है। ये काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं गांव के लोग, और ये कहते हैं कि हम ना बदला लेंगे, गोरे लोगों से हम लोग बदला लेंगे। और कौन को वो उसी दौरान एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का एक नुमाइंदा आता है, एक मैसेंजर आता है गांव में कोई पैगाम लेकर, लेकिन कौन को वो इतना गुस्से में होता है कि वो उसको भी मार देता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बंदे को मार देता है, जिसकी वजह से कॉन्क्वो को अब सज़ा मिलेगी। जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को पता चलता है, इसको रिपोर्ट होती है कॉन्क्वो की, तो गांव के सभी लोग कॉन्क्वो का साथ देने से इनकार कर देते हैं। और उस वक्त तो गुस्से में आकर कॉन्क्वो अपने आप को फांसी दे देता है, सूली पे चढ़ जाता है, अपनी खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। और गांव के लोग ऐसे होते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर विज़िट करने के लिए आता है, कॉन्क्वो की मैयत के ऊपर आता है, तो इससे पता चलता है कि गांव के लोग तो उसकी मैयत को हाथ ही नहीं लगा रहे, क्योंकि वहाँ का रिवाज है कि जो इंसान खुदकुशी करे उसके वो ना वो फ्यूनरल करते हैं, ना उसकी मैयत को हाथ तक लगाना वो पाप समझते हैं, गुनाह समझते हैं। तो
उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है उस वो वहाँ के लोगों का रिवाज देखता है, और उस वक्त ये एक बुक लिख रहा होता है जिसका ये नेम है द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइगर। ये अपनी जो बुक लिख रहा होता है उसके अंदर ये देखता है, ये इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेता है कि एक इंसान जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इन गाँव वालों के लिए वक्फ कर दी है, लास्ट पे ये गाँव वाले उसका ही फ्यूनरल करने के लिए, उसकी ही मैयत को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है, उसका ही साथ छोड़ दिया। एक इंसान की हकीकत यही है कि वो सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में गुजर जाता है, लेकिन लोग उससे फिर भी खुश नहीं होते और उसका साथ नहीं देते। तो उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है वो अपन इस चीज़ को नोट डाउन करके अपनी बुक के अंदर पब्लिश करवा देता है। ठीक है। और इसके बारे में मैं मज़ीद चीज़ें आपको बता दूं कि ये जो लिया गया है, ये जो नावल का टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये W.B. येट्स की एक बहुत ही फेमस पोइम है जिसका टाइटल है कि जिसका टाइटल क्या है, द सेकंड कमिंग। ठीक है। और वहाँ से इसका लिया गया है टाइटल, और ये बहुत ही फेमस है। तो नेक्स्ट मैंने आपको इसके मेन कैरेक्टर्स जो स्टोरी में बताए हैं, ये इसके कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनको आप खुद देख लीजिएगा, और हम इसी के साथ ही हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।